श्रीमद्वेश्वर विजेते, जय माँ कालसिला, जय बाबा तुंगनाथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और खुश होंगे। खुश रहिए, क्योंकि अपने आप को खुश रखना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी मैंने सुबह का सारा काम निपटा दिया है। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड जी ड्यूटी चले गए हैं, और मैंने अभी ये सुबह बैठने के लिए 2 गद्दी बनाई थी गौतम और शिक्षा के लिए। बैठ के पढ़ाई करते हैं गौतम और शिक्षा दोनों। एक ये बनाई है शिक्षा के लिए और एक दूसरे कमरे में। मैंने कल जो निकाली थी राजमा, कल परसों, ये भी छिली नहीं है क्योंकि हाथ में दर्द हो रहा था। और अभी बाकी मैं काम कर रही हूँ। मैंने कहा चलो सुई धागा निकाल ही दिया है। तो जो रजाई है वो फट रखी है किनारे से, मतलब जो रजाई का कवर है वो फट रखा था, तो मैंने कहा उसको थोड़ा ठीक कर देती हूँ। बाकी कपड़े कपड़े धो के ऊपर डाल दिए हैं। आज हल्की हल्की सी धूप है, और अगर धूप थोड़ी देर में जाऊंगी, तेज़ भी रहेगी तो तब भी जाऊंगी, और हल्की इतनी ही रहेगी तो तब भी गाय बांधने जाऊंगी। जैसे फिलहाल थोड़ा काम निपटा देती हूँ अपना। पापा जी से मैंने पहले सुबह 6 बजे बात की थी उठते ही, क्योंकि पापा जी लेट उठते हैं। वो रात को 10:30 बजे करीब घर पहुँचे थे। डॉक्टर ने रात को ही डिस्चार्ज कर दिया था और सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट रहे का रुद्रप्रयाग में। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी दवाइयाँ तो नीचे से चलती हैं दर्द उनसे, तो आप लोग वहीं जाके एक बार चेकअप करवा लेना। तो मैंने सोचा आज जाएंगे। तो पापा जी ने कहा कि सड़क की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, ऐसे में जाना खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसा करते हैं 2-4 दिन बाद करते हैं तैयारी देहरादून जाने की। तो कल हो सकता है कि मैं एक बार देखने चली जाऊंगी। वैसे तो मुझे आज जाना था, पर आज शुक्रवार ही है, तो मैंने सोचा कल सुबह बच्चों को नाश्ता वगैरह करा के बच्चों को स्कूल भेज दूँगी, तब चली जाऊँगी। परसों तब संडे है, तो ये भी घर में रह जाएंगे बच्चों के साथ। और नहीं तो दिन तक तो मैं वापस आ ही जाऊँगी। 10-10:30 बजे 11 बजे तक मैं घर पहुँच जाऊँगी। बाकी संडे के दिन थोड़ा लेट भी उठते हैं बच्चे, तो इसलिए जब तक वो उठते हैं अपना नाश्ता पानी करते हैं तब तक मैं वापस आ जाऊँगी। बाकी काम देखते हैं पापा जी की तबीयत कैसे रहती है, और आप लोगों से बात करती हूँ। अगर ज़्यादा ख़राब हुई तो तब तो भागना ही पड़ेगा, लेकिन जितनी है उतनी ही रहेगी। तो तब तो 2-4 दिन दवाइयाँ खा के देखेंगे। ये वाली दवाइयाँ भी खा के देख लेते हैं क्या होता है। तो करती हूँ मैं आप लोगों से बात थोड़ी देर में। फटाफट सिलती हूँ रजाई। तो आप लोगों से बाद में बात करती हूँ मैं। रजाई सिल ली है, तो फिलहाल मैंने रजाई सिल ली है और धूप भी तेज़ होने लगी है। तो मैं बाहर चलती हूँ, गाय को बांधने चलती हूँ, और थोड़ा ये राजमा बाहर डाल देती हूँ। फैला दिए मैंने राजमा, और ये तो आज सूख चुके हैं बीज, इनको मैं संभाल दूँगी। अगर आप लोग भी ऐसे बीज रखने की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आजकल अगर बीज सूख गए हैं तो एक बार सितंबर अक्टूबर के टाइम पे धूप फिर से दिखाना इन बीजों को, उसके बाद ये सही हो जाएगा। और ये वाली राजमा भी यही है जो काली वाली है। वैसे तो इसकी सब्ज़ी बनती है, लेकिन कल मैंने जब अपने हस्बैंड से ये पूछा ना, मैंने कहा ये सब्ज़ी वाली राजमा है, ज़्यादा नहीं बोनी चाहिए हमको। तो बोलने लगे कि वो तो सब्ज़ी भी फैशनेबल चाहिए, पिंक लाल कलर की, और जबकि ये ज़्यादा टेस्टी होती है और ज़्यादा अच्छी होती है। इसकी वैल्यू जो भी है, न्यूट्रिशन वैल्यू ये बहुत अच्छी है। तो कहने लगे इसमें फाइबर ज़्यादा है, आयरन की मात्रा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। उन्होंने पूरा लंबा चौड़ा स्पीच दे दिया इसके ऊपर। तो कहने लगे थे थोड़ा थोड़ा डालनी है दाल में, अगर नहीं खाते हैं तो उनके 2-2 पीस करके, जिसको हमारे गढ़वाली भाषा में ददरिया कहते हैं, 2-2 पीस करने मिक्सी पे, तब जाके बनानी है ये वाली दाल। तो देखते हैं, आज ट्राई करेंगे बाद में कभी। अभी मैं यहाँ पे राजमा छीलने का काम कर रही हूँ, और उसके बाद खाना बनाऊँगी। कल मैं ठीक ढंग से सो नहीं पाई थी, लेकिन आज मुझे नींद आ रही है। अजीब सा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कब सो, लेकिन ये राजमा भी छीलनी रह गई है। तो खाना बनाने के बाद ही सो पाऊँगी, खाने के बाद। तो जब तक राजमा छीलनी है तब तक छील सकती हूँ। राजमा छीलती हूँ, खाना बनाती हूँ, जितनी छिलेगी छिलेगी, नहीं छिलेगी तो रहने देकर शाम तक छिल जाएगी। और खाना बना के सो जाऊँगी, इतनी नींद आ रही है आज।
तो यहाँ पे 11 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद मैंने खाना बनाया। बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी और उसके बाद मैंने 12 बजे करीब खाना बनाया था। बच्चे तो 1:30 बजे आए थे और मैं खाना खा के सिर्फ किचन साफ किया था और सो गई थी। उससे पहले मैं राजमा बीन रही थी। वो राजमा है जो मैंने बीनी थी और वो छिलके कट्टे हुए भरे हुए हैं, वो गाय के लिए काम आ जाएंगे, खाने के काम। और राजमा सुखाने के लिए अब छत में नहीं डालते क्योंकि अभी धूप जाने वाली है। अभी अभी मौसम खुला है और बारिश के बाद का मौसम ऐसा हसीन सा हो जाता है। और बर्तन धो के अभी आई क्योंकि उस टाइम पे बारिश लगी हुई थी और मेरे पता क्या होता है, जैसे मैं 5 मिनट से ज़्यादा फ़ोन की स्क्रीन पे नहीं देख सकती हूँ, उसके बाद मुझे सीधी नींद आ जाती है। मतलब अगर कोई कोई ये कहे कि मतलब फ़ोन ऑन ही रहता है, मैं कुछ भी वीडियो वगैरह देखती रहती हूँ और वो फ़ोन ऑन रहता है और मुझे नींद आ जाती है, तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार तुम ऑनलाइन रहती है और जवाब नहीं देती है या फ़ोन नहीं उठा रही होती, तो मुझे नींद आ जाती है। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहता कि जब तक मेरी नींद पूरी नहीं हुई, चाहे वो आधा घंटे बाद देखूँ या 2 घंटे बाद देखूँ, उसी के बाद जब मेरी नींद खुलती है तभी मैं फ़ोन देखती हूँ दोबारा। और रहता क्या है कि फ़ोन खुला रहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वीडियो मेरे फ़ोन में 1 घंटे तक चलती रहती है। वो छोटी छोटी क्लिप आती है, वीडियो क्लिप, वो 1 घंटे तक वही वीडियो चलती रहेगी और मुझे तब बाद में होश आता है कि क्या हो गया। तो आज आप वीडियो के अंत तक बने रहना क्योंकि मैं आज वो जोतमाला वाला ब्लॉग पूरा करने की कोशिश करूँगी। पहले मैं चाय बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो मैं चाय पी के कहानी लिखने के लिए बैठी थी, तो कहानी लिखते लिखते कम से कम 15-16 पेज हो चुकी है। कहानी बहुत लंबी हो चुकी है और मैं अपनी पिछली वीडियो देख रही थी कि कहाँ तक मैंने कहानी बोली। तो कहानी में शायद से दोनों वीडियो मिक्स हो चुकी हैं क्योंकि मैंने एक गढ़वाली रेसिपी की वीडियो बनाई थी, दम आलू की वीडियो बनाई थी, वो उसके साथ और कहानी दोनों मिक्स हो चुकी है, इसीलिए वो वीडियो मैंने देखी नहीं दोनों। और मैंने अभी अभी चेक की कि मैंने कहानी कहाँ तक बोली होगी, तो दोनों कहानियाँ मिक्स हो चुकी हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और अब मैं कहानियाँ जो कहने जाऊँगी आज तो नहीं कह पाऊँगी क्योंकि फिर मेरा मूड ख़राब हो गया। अभी अभी मैंने मम्मी को फ़ोन किया था तो पापा जी की तबीयत फिर से ख़राब हो गई है और मैंने कल आज सुबह कहा भी था कि चले जाते हैं, देहरादून रुकते नहीं है, देर से ही जाएंगे, 8 साढ़े 8 बजे करीब जाएंगे, तो तब तक रोड खुल जाएगी। तो पापा जी माने नहीं हैं और अभी मेरा दिमाग फिर से ख़राब हो गया। एक तो ये कहना नहीं मानते, ऊपर से आज तो बात भी नहीं कर रहे। अभी सुबह बात की थी और अभी बात भी नहीं कर रहे, कह रहे मेरे बात करने का मन भी नहीं है, पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो ये कहानी कुछ ऐसी है कि मतलब जो पहले बलराम जी वहाँ पहुँचते हैं, पूर्वी बंगाल पहुँचते हैं, तो रानी से जुआ खेलते हैं और रानी से हार जाते हैं, जोतमाला रानी से हार जाते हैं। तो फिर उसके बाद माता देवकी कृष्ण को भेजती है। कृष्ण भी फिर जुआ से कृष्ण से उन दोनों, कृष्ण और जोतमाला का परिचय होती है, तो कृष्ण उससे कहते हैं कि मैं अपने भाई बलराम को छुड़ाने आया हूँ यहाँ। तो रानी फिर वही शर्त रखती है कि मतलब मुझे जो जुआ में हराएगा, अगर तुम मुझे जुआ में हरा दोगे तो मैं आपके भाई को मुक्त कर दूँगी। तो ऐसे करके जुआ खेलने लग जाते हैं दोनों। और पर कभी कृष्ण जीतते हैं, कभी रानी जीतती है, लेकिन खेल समाप्त नहीं होता है। तो कृष्ण रानी का ध्यान भटकाने के लिए उसको पानी के लिए भेजते हैं कि मुझे प्यास लगी है, तुम पानी लेके आओ। तो कृष्ण जोतमाला अपनी सेविका से बोलती है कि पानी लेके आओ, लेकिन कृष्ण चाल चलते हैं क्योंकि कृष्ण में मायावी है। कृष्ण चाल चलते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैं तभी पानी पीऊँगा जब रानी अपने हाथों से लेकर खुद पानी लेके आएगी। मैं नहीं राजमहल में रखा हुआ पानी पीऊँगी, नहीं मैं पीऊँगा, नहीं मैं किसी सेवक के हाथ से लाया हुआ पानी पीऊँगा। तो रानी पानी के लिए चली जाती है और इधर कृष्ण अपनी चाल चलते हैं रानी के मायावी पासों पे। तो पासों से बोलते हैं कि पासों से पूछते हैं कि रानी का जीतने का कारण क्या है। तो पासे बताते हैं कि जो ये कुश का आसन है वही रानी का जीतने का कारण है, क्योंकि कुश एक घास होती है यहाँ पे और उसको तमाम पूजा की जगहों पे प्रयोग किया जाता है। और एक क्या बोलते हैं उसको, याददाश्त तेज करने के लिए एक दवाई बनाई जाती है जो मतलब कॉन्सेंट्रेट पावर बिल्ड करती है, उसमें भी उस घास का प्रयोग किया जाता है। उसका गढ़वाली नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा। वो लंबा सा दाब, जिसको दाब बोलते हैं, और दाब का बना हुआ आश्रमों में भी उसका प्रयोग किया जाता है, दाब के बने हुए आसनों का प्रयोग किया जाता है। तो फिर रानी पानी लेके आती है, तो तब तक कृष्ण उसको कहते हैं कि मतलब आपको ये आसन बदलते हैं, लेकिन रानी तैयार नहीं होती। फिर रानी
कृष्ण उसकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि तुम जैसी सुंदर रानी को कुश का आसन शोभा नहीं देता, आप स्वर्ण आसन में बैठ जाइए, स्वर्ण आसन में बैठ जाइए, इसकी शोभा को शोभायमान कीजिए। और इस प्रकार रानी अपनी तारीफ में खुश होकर आसन बदल देती है और इस प्रकार माया चल के कृष्ण जीत जाते हैं। कृष्ण जी जीतते ही सारे राजा और बलराम सहित मुक्त हो जाते हैं। फिर कृष्ण को रानी जोतमाला अपनी 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 प्रण की बात कहती है कि तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, लेकिन कृष्ण कहते हैं मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं यहाँ आपसे विवाह करने नहीं बल्कि मैं अपने भाई और अन्य राजाओं को मुक्त कराने आया हूँ। अगर आपको विवाह करना ही है तो आप मेरे भाई बलराम से कीजिए। तो इस प्रकार भाई बलराम से शादी हो जाती है। फिर वो लोग वापस आने की तैयारी करते हैं, रानी को लेकर अपने द्वारिकापुरी आने की तैयारी करते हैं, लेकिन रानी का अपमान हो जाता है। रानी इसमें अपना अपना अपमान समझती है। रास्ते में जब कहीं पे विश्राम करने के लिए रुकते हैं तो रानी कृष्ण और बलराम से कहती है कि अगर आप सच्चे युद्धवंशी हैं, सच्चे सूरवीर हैं, तो पत्थरगढ़ में मेरी जो बहन है पत्थरमाला, उसको तक्षक नाग ने बंदी बना रखा है, तो आप उसको छुड़ा लाइए। तो रानी की मीठी बातों में कृष्ण भगवान और बलराम जी आ जाते हैं, तो वो पत्थरगढ़ की ओर चल पड़ते हैं। रानी को ये वह जगह थी जहाँ तक्षक नाग से कोई भी नहीं जीत सकता था। रानी को ये बात पता थी कि तक्षक नाग से हारना बहुत मुश्किल है, और इसलिए उसने दोनों को कृष्ण और बलराम को पत्थरगढ़ भेज दिया। होता भी यही है, कृष्ण और बलराम दोनों बंदी बन जाती है, उनकी पूरी सेना फिर बंदी बन जाती है। और इधर जी ये बात माता देवकी को पता चलती है, तो माता देवकी कहती है, माता देवकी फिर सिद्धवा विधवा, ये वही सिद्धवा विधवा है जो रानी बिजोरा के कहानी के नायक थे, जो मैंने पहले कहानी बता दी है। सिद्धवा विधवा के पास संदेश भेजती है और तुरंत आने के लिए कहती है। सिद्धवा विधवा आते ही रानी उनको माता देवकी उनको पत्थरगढ़ की ओर भेजती है और साथ में कुछ सामान बेचती है कि चलो ये लेके जाओ, जो हमारे आजकल हमारे यहाँ पे अभी भी प्रयोग किए जाते हैं। जब हमारे गांव में आचरी देवता वगैरह नाचते हैं, जैसे आचरी का नृत्य हो गया, नाग नाचते हैं, कुछ भी चीज़ नाचते हैं, तो ये चीज़ें भैरव नरसिंह जो भी नृत्य होता है, जो हमारे पारंपरिक नृत्य होते हैं, उस टाइम पे ये प्रयोग किए जाते हैं, जिनको जूनाल कहते हैं, चावल कहते हैं, चावल जूनाल, टेमरू की जो डंडी होती है, इस प्रकार के जो भी चीज़ें होती है वो दे देती है। और उसके साथ देती है लगभग 250 किलो दौड़ में लिखा हुआ था कहानी, तो दौड़ में थी, मतलब दौड़ का मतलब होता है, एक दौड़ का मतलब होता है 20 पाथा का मतलब होता है 40 किलो। तो इस हिसाब से 250 किलो तंबाकू और करीब 150 किलो भांग देते हुए रवाना करती है। अब रास्ते में जाते हुए सिद्धवा और विधवा को मुकाबला होता है आचर्यों से। इनका मुकाबला भी सुंदर कन्याओं से होता है, आचर्यों से मुकाबला कहाँ पे होता है, जो आजकल आचरी कुंड है, आजकल का आचरी कुंड है, जो लोस्तुबरागढ़ टिहरी में अभी भी है, आचरी कुंड नाम की जगह। तो फिर उनके पास सिद्धवा विद्या के पास मंत्र विद्या रहती है, तंत्र मंत्र विद्या रहती है, वो आचर्यों को अपने बस में कर लेते हैं और फिर पत्थरगढ़ की ओर पहुँचते हैं। पत्थरगढ़ पहुँचते ही सबसे पहले ये लकड़ियाँ एकत्रित करते हैं और धूनी जमाते हैं। जब भी देवता नाचते हैं तो आज भी हमारे पहाड़ में, हमारे गढ़वाल में धूनी जरूर रमाई जाती है। धूनी जलाते ही जो बारीक लकड़ियाँ होती हैं, उसको अपने जो हुक्का की साज होती है, जिसको अल्मोड़ा की साज आज भी प्रसिद्ध है, अल्मोड़ा की साज के ऊपर रखते हैं और उसमें सारा जो भांग तंबाकू होता है वो इकट्ठा करके उसमें डाला जाता है। और उसमें डालते ही एक बार पिया जाता है। और एक बार पीते ही सिद्धवा इतने शक्तिशाली थे कि इतना भांग वो एक साथ पी सकते थे, और उसका एक ही बार में वो धुआं बाहर निकाला और पूरा पत्थरगढ़ कोहरे से भर गया। कोहरे में क्या होता है कि कोहरा छाते ही सबसे पहले बलराम कृष्ण, उनका ऊँट श्यामकर्ण ऊँट और ऐरावत हाथी को छुड़ा लिया जाता है। बाद में जो चिमटा होता है, जिसको नेपाली चिमटा हमारे देवता नाचने में प्रयोग किया जाता है, तो नेपाली चिमटा को गर्म करके तक्षक नाग को पकड़ा जाता है। इस प्रकार तक्षक नाग से पत्थरमाला भी विमुक्त हो जाती है और पत्थरमाला को जोतमाला को सौंप दिया जाता है। लेकिन
रानी फिर जोतमाला फिर अपमानित हो जाती है और कृष्ण इस बात को भांप लेते हैं कि हाँ ये ना हो भविष्य में कुछ अनहोनी और कर दे। तो जोतमाला और पत्थरमाला को फिर कृष्ण उन्हें छोड़ने के लिए पूर्वी बंगाल जाते हैं। पूर्वी बंगाल जाते हैं, बाकी जो सारी सेना है वो अपने द्वारिकापुरी लौट जाती है। इस प्रकार कहानी का अंत होता है। लेकिन कहानी में एक और चीज़ पता चली कि कृष्ण को ये बात पता थी कि भविष्य में ऐसी कुछ घटनाएं होंगी, तो उन्होंने पहले ही रैका रमोली जाकर माता मैणा और गंगू रमोला को ये ऐसे सूरवीर पुत्रों का वरदान दिया था कि भविष्य में ये मेरी मदद करेंगे, सिद्धवा और विधवा। तो आज भी जहाँ पे नाग नाचते हैं वहाँ पे कृष्ण भगवान जरूर अवतरित होते हैं। और आचर्यों के नृत्य में सिद्धवा विधवा का रोल भी ज़रूर दिखाई देता होगा आप लोगों को। तो कहानी मैंने बहुत शॉर्ट में समझाई है, बहुत शॉर्ट में समझाया, कम से कम 12-15 पीस तक कहानी जा रही थी। और मैं अगर वीडियो बनाती, क्योंकि कल की जो वीडियो बनी थी वो मिक्स हो रही थी, मैं अगर वीडियो बनाती कम से कम मेरे को 5-6 पार्ट बनाने पड़ते। बहुत शॉर्ट में मैंने कहानी समझाई है। आई होप आपको समझ आई होगी। नहीं तो मैं पूरी कहानी को फिर एक ब्लॉग बाद में बनाऊँगी। अभी सोमवार मंगलवार जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं एक पूरा ब्लॉग इसी कहानी में बनाऊँगी। अगर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई कहानी के लिए जो हमारी ऐतिहासिक है, हमारे सत्य, हमारे धर्म पे आधारित है। तो तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहे हैं। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। और जो बूस्टर डोज ले रहे हैं वो बूस्टर डोज आजकल लग रही है तो आप लोग भी ले लीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।